गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा। क्लास 9 में हम समास पढ़ने जा रहे हैं। आज पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि समास और संधि में क्या अंतर है, समास किसे कहा जाता है और समास विग्रह क्या है। आज हम समास के भेद पढ़ने वाले हैं कि समास के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से हम समास को पहचानेंगे, समास को कैसे पहचाना जाए। इस क्रम में सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि समस्त पद हमने पढ़ा। समासीकरण की प्रक्रिया के बाद बनने वाला जो नया शब्द होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। अब समस्त पद के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें इसमें होना आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। अर्थात पूर्व और उत्तर ये बार बार हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। जब हम इन भेदों की परिभाषा करेंगे तो उसमें भी हमें पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद जानने के लिए मिलेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पहले हम पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है ये जान लें। तो समास में जब समस्त पदों में पहला जो पद होता है, पहला जो चरण होता है, अर्थात पहला जो शब्द होता है उसे हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं, और जो उसके बाद दूसरा शब्द होता है, जो दूसरा चरण होता है, उसे हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। जैसे किसी भी समास में हमें मालूम है कि दो शब्द होते हैं या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। जैसे सर्व प्रिय एक शब्द है, ये इसमें दो शब्द हैं, एक सर्व और एक प्रिय। सर्व को प्रिय एक लंबा शब्द है, 3 शब्दों से मिलकर बना था, सर्व को प्रिय। इसको हमने समस्त पद बना दिया, समासीकरण इसका कर दिया, तो ये हो गया सर्वप्रिय। अब इसमें अभी भी दो शब्द हैं, एक सर्व और एक प्रिय। तो सर्व और प्रिय ये दो शब्द हैं, इसमें से एक को हम पूर्व पद कहेंगे और एक कहलाएगा उत्तर पद। तो इसमें से जो पहला पद है ये पूर्व पद होगा और ये जो दूसरा चरण है ये कहलाएगा उत्तर पद। अर्थात समास में या समस्त पद में जो पहला पद होता है, जो पहला शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा शब्द होता है उसके बाद जो अगला चरण होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो हमने अभी तक ये जाना कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। इतना ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद, इतनी चीजों को जान लेने के बाद अब हम पूरी तरह से तैयार हैं समास के भेद पढ़ने के लिए। तो प्यारे छात्रों, समास के कुल 6 भेद होते हैं, 6 भेद माने गए हैं, जिसमें पहला भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, उसके बाद भृगु समास, 5वां जो भेद है समास का वो है द्वंद्व समास के नाम से हम जानते हैं, और अंतिम और 6वां जो भेद है हमारे समास का उसे हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। इन 6 भेद में बहुत छोटे छोटे से अंतर है, बस उसे ही हमें समझना है। बस इतनी सी चीज हम अगर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इनका भेद कर लेते हैं, तो हम समास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला जो भेद है समास का, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा वाला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, जैसे का, के, की, इस तरह की चीजों को हटा दिया जाता है और दो पदों को, दो शब्दों को एक कर दिया जाता है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण देखा था, सर्व को प्रिय, और तत्पुरुष समास में हम ये जान रहे हैं कि इसका उत्तर पद अर्थात दूसरा वाला पद प्रधान होता है। तो इसमें जो प्रिय
सर्व शब्द तो अपने आप में पूर्णता नहीं प्रकट कर रहा है, लेकिन प्रिय कि क्या, जो सबको प्रिय है अर्थात सर्व को प्रिय है उसे सर्वप्रिय कहा जाता है। तो इसमें जो विभक्ति लगी हुई है ये कारक को, तो जितने भी हमने कारक पढ़े हैं का, के, की, को, इस तरह के शब्दों का लोप हो जाता है और दूसरा पद इसका प्रधान होता है उत्तर पद, इसे हम कहते हैं, ये हो गया सर्वप्रिय। तो यहां पर होता है हमारा तत्पुरुष समास, अर्थात जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ग्राम को गत अर्थात गांव को गया हुआ उसे हम ग्रामगत कहते हैं। धन को प्राप्त अर्थात धन प्राप्त। इस तरह से इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसके बीच में से को, द्वारा, से, के, लिए, का, के, की, इस तरह के कारक, इसकी जो विभक्तियां हैं इन्हें हटा दी जाती है और ये होता है तत्पुरुष समास। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो पद, जो भेद है, जिसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। कर्मधारय शब्दों में देखिए बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। कर्म को धारण करने वाला अर्थात कर्म माने विशेषता को बताने वाला कि ये कैसा है, इसका काम कैसा है, आ रही बातें समझ में। तो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद या दूसरा ही पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें केवल एक विशेषता ये होती है कि एक इसमें विशेषण होता है और एक होता है विशेष्य। इन दोनों ही पदों में एक दूसरे की विशेषता बताने का गुण होता है। एक विशेषण और विशेष्य का इसमें आपस में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे लाल है जो किला अर्थात लाल किला। महात्मा एक शब्द है, महान है जो आत्मा, उसे हम कहते हैं महात्मा। जैसे लाल है जो किला। अभी हमने इसकी परिभाषा में जाना है कर्मधारय, जो कर्म के बारे में बताया। इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। पद इसमें भी दूसरा प्रधान होता है, लेकिन इसका केवल अंतर यह है कि इसमें लाल रंग किसका है, किले का। किला कैसा है ये बताया जा रहा है, किले की विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य और विशेषण का संबंध जहां पर होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब इसमें से लाल है जो किला, इसको हटा दिए और यहां पर बन गया इसका समस्त पद लाल किला। तो इस प्रकार के समास हम जितने भी पढ़ते हैं, महान है जो आत्मा अर्थात जो व्यक्ति महान है, इस तरह के जो हम शब्द पढ़ते हैं, प्राण प्रिय, प्राणों के समान जो मुझे प्रिय है, उसे हम, ये सारे उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन केवल इसमें विशेषता बताई जाती है। विशेषण और विशेष्य का संबंध दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद में होता है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। पीतांबर, पीत या पीला है जो अंबर। महाराजा, महान है जो राजा। इस तरह की चीजें जब भी हम देखते हैं जिस, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा प्रकार, अव्ययी भाव समास। समास का तीसरा भेद माना जो हम जानते हैं, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास, हमने अव्यय के बारे में पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा पिछली क्लासेस में। अव्यय यानी अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब जिसका किसी भी काल, लिंग या वचन के समय जो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। याद आ रहा है आपको? जी हाँ, अव्ययी भाव समास। इसमें इस समास का पहला पद प्रधान होता है, इसमें पहला पूर्व पद प्रधान होता है और जो कि अव्यय होता है, अर्थात जिसका कहीं भी
परिवर्तन जिस शब्द में नहीं होता, ऐसा अव्यय पद इसमें प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर समासिक पद कहलाते हैं और दोनों ही अव्यय बन जाते हैं। कैसे? जैसे दिन ही दिन में या रात ही रात में, रातों रात, प्रतिदिन, जीवन भर, आजीवन एक शब्द है जैसे जीवन भर, इसको हमने कर दिया जीवन। दिन ही दिन में माने दिनों दिन, रात ही रात में मतलब रातों रात। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले हमारे भेद की ओर। चौथा भेद होता है द्विगु समास। द्विगु समास, समास में मैं समझता हूं कि सबसे सरल अगर किसी समास को पहचानना होता है तो वो हमारा द्विगु समास होता है। द्विगु समास की कुल परिभाषा और पहचानने की जो कहा जाए पहचान है सबसे आसान है। द्विगु समास का पहला शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है, नंबर्स होते हैं। जितने भी समास में हम देखेंगे इसमें भी पूर्व पद पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, लेकिन पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव समास में भी पूर्व पद प्रधान है और द्विगु समास में भी पूर्व पद प्रधान है, लेकिन अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे तिराहा माने 3 राहों का समूह, शताब्दी 100 शब्द पहले, इसमें शताब्दी में 100 शब्द पहले आ रहे हैं, 100 शब्दों का समूह। त्रिवेणी, चौराहा, पंच रत्न माने 5 रत्न। तो ऐसे जितने भी हम ये शब्द देखते हैं जिसमें संख्यावाचक शब्द पहला हो, पूर्व पद हो, वहां पर द्विगु समास होता है। इसके बाद और सबसे सरल समास जिसे हम मानते हैं 5वां समास है द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व समास क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, द्वंद्व युद्ध होना माने आपस में लड़ना। जब 2 बराबर के लोग आपस में लड़ते हैं, आमने सामने कुश्ती करते हैं, उसे द्वंद्व युद्ध कहा जाता है। तो समास में भी ऐसे कुछ शब्द हम देखते हैं। हिंदी साहित्य में शब्द बहुत बड़े हैं, शब्दों का एक सागर है। इस शब्दों के सागर में हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द हमें ऐसे समस्त पद में मिलते हैं जिसमें न पहला पद प्रधान माना जा सकता न दूसरा, बल्कि दोनों की ही प्रधानता होती, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो अर्थात बराबरी की होगी, वहां पर होता है द्वंद्व समास। इसमें पहला और दूसरे का भेद नहीं होता। जैसे चाय कॉफी, दादा दादी, अच्छा बुरा, लेना देना, माता पिता, भाई बहन, दोनों ही पदों की जिसमें प्रधानता होती है वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। और बहुब्रीहि समास, 6वां और अंतिम समास हमारा है बहुब्रीहि समास। इसे पहचानना और भी आसान है, बहुत सरल है। इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं, अर्थात उत्तर पद और पूर्व पद दोनों की ही प्रधानता ना होकर के ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हमें बताते हैं। इसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे नीलकंठ एक शब्द है, तो नीला है जिसका कंठ। अब नीलकंठ किसे कहा जाता है? नीलकंठ जैसे ही कहा जाएगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें भगवान शंकर जी के बारे में कहा जा रहा है। तो नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समास के 6 भेद के बारे में अच्छे से विस्तार से जाना है। 6 भेदों के बारे में हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें हमारा 9th क्लास में जो 4 नंबर मिलना है वो मिले और हम पूरे समय समास के बारे में बता सके, जान सके, कहीं भी समास के बारे में हमारा ज्ञान
हमें पीछे न रहने दें। धन्यवाद।